आप ढूंढ रहे हैं हिंदी की एक ऐसी क्लास जिसके बाद आपको दूसरी क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनी है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर टीचिंग एग्जाम के पर्पज से आप लोगों के प्रिपरेशन कराई जा रही है। और आज का जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक रखा है वो हिंदी का रखा है, और हिंदी का सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए, किसी भी टेट के एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस भी कंपटीशन में हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बिल्कुल एक रामबाण क्लास है। तो आपको ये क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए एमसीक्यू के साथ साथ मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी रखे हैं। मैं पहले क्लास में आपको थोड़े से एक्सप्लेनेशन दे दूंगी ताकि आप ट्रिक के माध्यम से चीजों को याद रखें और सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन। और ये क्लास स्पेशली टेट और सुपर टेट के लिए, आज के लिए ये जो क्लास है बिल्कुल सुपर टेट के को ध्यान में रख के मैंने बनाया है, सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। हमने शुरुआत किया है पढ़ने का, यानी हिंदी पढ़ने का। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? कभी आपने सोचा है कि जब भी हमने शुरुआत में केजी, एलकेजी, यूकेजी, जब भी आप कक्षाओं में पढ़ने गए हों, तो आपने सबसे पहले क्या सीखा होगा? वर्णमाला। एकदम आसान सा आंसर है कि वर्णमाला। तो हम पढ़ेंगे वर्णमाला से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको कक्षा 1 में जैसे वर्णमाला सिखाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, और थोड़ा अच्छे तरीके से, ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें। देखिए, वर्णमाला क्या है? जो वर्णित है वही वर्ण है, यानी कि जिसका वर्णन आप कर सके वो वर्ण है। ठीक है। जो अगर परिभाषा की बात की जाए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इस वर्ण को आप काट के छोटा नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, क, म, प। ठीक है। अब देखिए, वर्णमाला क्या है? ये तो हो गया वर्ण। अब वर्णमाला, तो वर्णों की माला, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट हों, यानी कि वर्ण कलेक्ट हों, उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं है कि क के बाद च आ गया, ये क्रमबद्ध एक के बाद एक आएगा। ठीक है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद, यानी कि ये एकदम क्रमबद्ध और व्यवस्थित ऑर्डर में लगा होगा। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ण होते कितने हैं। तो देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक है कि 13 + 39, 13 + 39 जिस इक्वल टू 52, यानी कि 13 इसमें स्वर की ध्वनियां जो होती हैं 13, व्यंजन होते हैं 39 यानी 39, और दोनों को मिला के 52। तो कितने वर्ण आपसे पूछे जाएंगे? और ये क्वेश्चन किसी भी आयोग का ना बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। आपसे सीधे सीधे यही प्रश्न पूछता है कि वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, आप सीधे सीधे बोलेंगे कि 52। अगर स्वर पूछा जाए तो स्वर 13, और व्यंजनों की बात की जाए तो कुल 29 है, और सॉरी 39 है, और दोनों को मिला के 52। ठीक है। याद रखिएगा, स्वर की संख्या 13, वर्णों की संख्या 39, और पूरे वर्णमाला की संख्या 52 है। अब देखिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं? स्वर से। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग। देखिए, जब भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि जब भी इसका उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी और दूसरे वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती। अ को प्रोनाउंस करते हैं तो सिर्फ अ ही कर रहे हैं, आ को कर रहे हैं तो सिर्फ आ ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा है। तो स्वर उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वो होते हैं जो बिना स्वर के बोले नहीं जा सकते। जैसे आप प्रोनाउंस कीजिए क, तो क के साथ अ लगा है। अ क्या है? स्वर की ध्वनि है, और क जो है वो व्यंजन है। तो जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है। क,
क को प्रोनाउंस करने में आप अ का भी प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क से लेके ह तक जितने भी व्यंजन है वो सभी क्या हैं, व्यंजन है, और इसको प्रोनाउंस करने के लिए हमें व्यंजन स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, अगर आपको स्वर याद रखना है तो जितनी भी मात्राएं होती हैं वो आपके लिए स्वर है, और व्यंजन आपको पता है कि क वर्ग, क से लेके प वर्ग, आप पहले तो पांचों वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, च वर्ग में आपको पता है च से इ तक, ट वर्ग में ट से अड़ तक के पांचों व्यंजन, त वर्ग में त से लेके न तक पांचों व्यंजन, प वर्ग में प से लेके म तक पूरे व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पांचों वर्ग क से लेके प तक। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। तो अंतःस्थ व्यंजन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसको आप करेंगे स्टार मार्क, इस प्रश्न को आप करेंगे स्टार मार्क। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको याद रखना है, यस र ल व, यानी कि जहां आपका य वर्ग शुरू होता है तो स्टार्टिंग के चारों वर्ण क्या हैं, आपके अंतःस्थ व्यंजन है। याद रख लीजिए, य र ल व चारों दोस्त, शुरू के जितने भी चारों व्यंजन हैं य से लेके व तक, वो सारे क्या हैं, चारों दोस्त हैं। ओके, तो आप इसको याद करेंगे। आगे बात करेंगे फिर ऊष्म व्यंजन की। मैंने आपको पहले ही बताया कि अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, इन सबसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो देख लीजिए, ऊष्म व्यंजन को भी आप करिए स्टार मार्क। इसको याद करने के लिए आप याद रखेंगे ऋक, श, स, स, ह, चार ऊष्मा। कौन कौन सी चार ऊष्मा कौन सी है, तीनों स और तीनों स के अलावा ह। तो ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन याद रखिए, ऊष्मा इसमें क्या आ रहा है, ऊष्मा, श आ रहा है, तो श के तीनों व्यंजन उसके अलावा ह, तो चार ऊष्मा श, स, ह, ये क्या है, आपके ऊष्म व्यंजन है। और आपके अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, य वर्ग के चारों दोस्त, य वर्ग के पहले चारों दोस्त, य वर्ग के पहले चारों दोस्त आपके अंतःस्थ व्यंजन है। और श वर्ग के तीनों श और ह क्या है, ऊष्म व्यंजन है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन की बात करें, देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन 3 हैं। कौन से, छ, त्र, क्या। क्यों इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये अन्य व्यंजनों से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे छ है तो क और श से मिलके बना है, त्र है त और र से मिलके बना है, ग है, ज्ञ है तो ज और इया से मिलके बना है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है महाप्राण और अल्पप्राण। तो महाप्राण क्या होता है, देखिए किसी भी वर्ग में, जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग के अलावा आपका च वर्ग हो गया, तो किसी भी वर्ग का पहला तीसरा जो व्यंजन होता है वो अल्पप्राण होता है, क्योंकि इसको बोलने में हम कम समय लगाते हैं। जैसे आप बोल के देखिए क, तो क बोलने में आपने क्या किया, बहुत कम समय लगाया। तो जिस भी व्यंजन को बोलने में कम समय लगता है, यानी कि कम हवा निकलता है हमारे मुंह से, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण मतलब जिसको प्रोनाउंस करने में आपको कम मेहनत लगानी पड़े, कम हवा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। और किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, तो आप ख प्रोनाउंस करके देखिए कितना ज्यादा टाइम लगता है ख प्रोनाउंस करने में, ख। ठीक है, ग छोड़िए, फिर घ। तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करने में हमको ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। और पहला और तीसरा क्या होता है, वो अल्पप्राण होता है। जैसे क, ग, किसी भी व्यंजन का, जैसे कि च वर्ग का व्यंजन लीजिए, तो च कहने में आपको क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है, तो च हो गया आपका अल्पप्राण। फिर आप बोलिए छ, तो छ क्या है, महाप्राण है। ओके, तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि किसी भी वर्ग का पहला, यानी कि पहला जब आप शुरू करते हैं तो
थोड़ा होता है। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो थोड़ा एफर्ट डालते हैं या थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं। तो पहला और तीसरा जो वर्ग का व्यंजन है या वर्ण है वो क्या है, अल्प प्राण का है, और दूसरा और चौथा महाप्राण है। दूसरा चौथा महाप्राण, पहला और तीसरा अल्प प्राण। जैसे क और ग अल्प प्राण, ख और घ महाप्राण। ये आप खुद से प्रोनाउंसिएशन करके भी देख सकते हैं। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो महाप्राण हो जाएगा, और जिसको बोलने में कम समय लगता है वो अल्प प्राण हो जाएगा। अब देखिए परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाता है, वर्णमाला कितने होते हैं, तो आप याद रखेंगे वर्णमाला 52 होते हैं, स्वर 13 और व्यंजन 39, दोनों मिला के 52 हो गए। अंतःस्थ व्यंजन आपको पता है, य वर्ग के चारों दोस्त य र ल व, य वर्ग के चारों शुरू के चारों दोस्त य र ल व। आपसे ऊष्म व्यंजन पूछेगा तो चार ऊष्मा, तो इन्हें ऊष्मा मतलब श वर्ग, तीनों श और ह, ठीक है। और उसके अलावा आपसे संयुक्त व्यंजन पूछेगा तो छ त्र ज्ञ। पांचों वर्ग आपको पता है, क ट क च ट त प। देखिए प यहाँ से हट गया। अब यहाँ से हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को आसान लगेगा एमसीक्यू, क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही बता रखी हैं। तो पहला एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं, ए 48, बी 50, सी 52 या डी 54। तो मैंने आपको बताया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से आपके 13 क्या हैं, स्वर हैं, और 39 आपके क्या हैं, व्यंजन है। कुल मिलाजुला के 52 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11, 12, 13 या 14। तो मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में वर्णों की संख्या 13 है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ए 33, बी 35, सी 39 या डी 41। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39। आपको पता है कि 13 आपके स्वर, 39 आपके व्यंजन, टोटल मिला के 52 आपके क्या हो जाएंगे, वर्णमाला। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन और आपको रट जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, यानी कि जिनको बोलने में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। आ, ई, अ, ए। तो इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है, किसको बोलने में आपको कम समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा अ। बाकी सबको बोलने में आपको ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि देखिए आ, ई, ए, लेकिन अ बोलने में बिल्कुल कम समय लग रहा है, तो ये आपका ह्रस्व स्वर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो जिसको बोलने में जो बड़ी की मात्रा होती है, जो भी बड़ा मात्रा होता है वो दीर्घ स्वर होता है। सिंपली आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ऑप्शन देखेंगे ई, उ, ई, री। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा ई, ठीक है। इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। अब देखिए री किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त या प्लुत। तो बताना है आपको कि री किस प्रकार का स्वर है। तो री क्या हो जाएगा, री ह्रस्व स्वर हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो भी आप कम उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर में आपका अ, ई, उ ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। उसके अलावा री भी ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ में जो लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं, यानी कि जिसको उच्चारण करने में आपको ज्यादा समय लगे, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, अ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए, और अ किस प्रकार के व्यंजन है, मूल, संयुक्त, ह्रस्व या ऊष्म। तो बताना है ए और अ कौन से प्रकार के स्वर हैं। तो देख लीजिए ए और अ, इसको आप बेसिकली संयुक्त स्वर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ए है वो अ और आ से मिलके बना है, और जो अ है वो आपका आ और ओ से मिलके बना हुआ है। तो इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए जो है वो अ और आ दोनों से मिलके बना हुआ है, ये हो गया ए। और अ किससे मिलके बना हुआ है आपका, तो ये अ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको दीर्घ स्वर मिले तो वो भी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं है तो आप यहाँ पे संयुक्त स्वर लगाएंगे, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, यानी कि दो स्वरों से मिलकर बना हुआ अ और आ से मिलकर ए, और
आ और ओ से मिलके अ और ओ से मिलके अ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वर, चंद्र बिंदु या हलंत? तो अंग को आप अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अंग की जो मात्रा होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अह को क्या कहते हैं? अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग या अनुनासिक? तो इसको हम कहेंगे विसर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो चंद्र बिंदु है इसको क्या कहते हैं, मतलब जो अंक की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु या हलंत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? क, ग, छ, प? तो आपको मैंने बताया है कि छ, त्र, ज्ञ ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिप्लाई देते रहें। 12 देख लेते हैं, त्र किस प्रकार का व्यंजन है? ए स्पर्श व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन या डी अंतःस्थ व्यंजन? तो त्र कैसा व्यंजन है? त्र आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक है, ये त और र से मिलके बना होता है, इसको हम कहते हैं त्र। ठीक है, तो कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ ये तीनों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यह कैसा व्यंजन है? अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त या स्पर्श? तो ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग या त वर्ग? तो क जो है वो आपका क वर्ग का व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे इया किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है? ऑप्शन देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या फिर प वर्ग? तो ये च वर्ग का अंतिम व्यंजन है इया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अड़ किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है? तो ये ट वर्ग का अंतिम व्यंजन है। चलिए देख लेते हैं न किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है? तो न जो है वो त वर्ग का अंतिम व्यंजन है। ठीक है, ठीक है, त, थ, द, ध, न। ठीक, आगे देखते हैं म किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है? तो म आपका प वर्ग का अंतिम व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो बताइए ऊष्म व्यंजन, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने क्या बोला था? ऊष्मा, यानी कि चार ऊष्मा। चार ऊष्मा कौन सी? श वर्ग और उसके अलावा ह। तो श के तीनों ही श और ह। तो देख लीजिए य, र, ल, य, र, य, ल, श, व। तो ये स सही हो जाएगा, बाकी तो नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? श, श, ह, श, ह। तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है, ये तो ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व यही हो जाएगा, यही अंतः व्यंजन। मैंने क्या बताया था? य वर्ग के चार दोस्त, य वर्ग के चार दोस्त अंतः अंतः करते हैं। ठीक है, अंत अंत करते हैं। याद रखिएगा, य वर्ग के चारों जो दोस्त हैं, य, र, ल, व, स्टार्टिंग के जो चारों दोस्त हैं वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 21, ख किस प्रकार का व्यंजन है? अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त या अंतःस्थ? तो ख क वर्ग का दूसरा लेटर है। क वर्ग का ये क्या है? दूसरा लेटर है। तो आपको पता है कि दूसरा लेटर जो होता है इसको प्रोनाउंस करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए ये क्या है? महाप्राण है। तो ये सही हो जाएगा महाप्राण। ओके, और क वर्ग का पहला अक्षर जो होता है, मतलब किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, ग किस प्रकार का व्यंजन है? महाप्राण, अल्प प्राण, ऊष्म या संयुक्त? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करने में हमें कम समय लगता है। और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण। तो ग तीसरा व्यंजन है, पहला और तीसरा व्यंजन कैसा होता है? अल्प प्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं? क, च, ट या त? तो देखिए कंठ से उच्चारण हमेशा हम क वर्ग का करते हैं, याद रखिएगा। कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। याद रखिएगा, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये ऑर्डर है याद रखने का। कंठ यानी कि पहला वर्ग जो है वो क वर्ग है, उसको हम कंठ से, फिर दूसरा वर्ग जो त वर्ग है उसको तालु से। कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। मैंने इसको ऐसे ही लर्न किया है, आप भी इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, क्रमानुसार लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, च का उच्चारण स्थान है।
तो च का उच्चारण स्थान क्या हो गया, आप याद रख लीजिए इसको, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, ये क्रम आप याद रखेंगे तो आप पांचों वर्ग के प्रोनाउंस करने का जो स्थान है उसको बता पाएंगे। तो दूसरा वर्ग है आपका च, तो दूसरा वर्ग कहाँ से प्रोनाउंस करते हैं, त से, तलव्य से, तो तालु सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट का उच्चारण स्थान है कंठ, तलव्य, दंत ओष्ठ, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, तो ट वर्ग तीसरा है और तीसरा वर्ग क्या हो जाएगा, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य यानी कि मूर्धा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, त का उच्चारण स्थान है तो कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, त वर्ग कौन से वर्ग में आएगा, पहले में क, दूसरे में च, तीसरे में ट और चौथे में त, तो चौथा वर्ग आपका हो जाएगा त। तो चलिए पढ़ते हैं, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत, तो दंत हो जाएगा, त क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दंत, त। आगे देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प का उच्चारण स्थान है तो प आपका पांचवा जो वर्ग है, ठीक है, और पांचवा वर्ग आप कहाँ से उच्चारण करते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, यानी कि पांचवा वर्ग ओष्ठ से, ओठों से प्रोनाउंस करेंगे आप। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओठ। इसको याद कर लीजिए, ये क्रम अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपका कोई भी वर्ग, कोई भी उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। मैंने ऐसे ही याद किया इसलिए आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। अब सिर्फ ये याद रखिए, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, कंठ, तलव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, आप इसको याद रखिए और फिर क्रम लगा लीजिए, पहला क्रम कंठ, दूसरा क्रम तलव्य, तीसरा क्रम मूर्धन्य, चौथा क्रम दंत, पांचवा क्रम ओष्ठ। ठीक है, तो प वर्ग कहाँ से हो जाएगा, ओष्ठ से, यानी कि होठों से। अब बोल के भी देख सकते हैं, प, जब आप प बोलते हैं तो आपके दोनों होठ आपस में चिपकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला का प्रथम व्यंजन कौन सा है, तो बताएंगे हिंदी वर्णमाला में प्रथम व्यंजन यानी कि क वर्ग आता है, क वर्ग का पहला जो अक्षर है, पहला जो वर्णमाला है, वर्ण है, वो क ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला का अंतिम ऊष्म व्यंजन है तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, श वर्ग, श के अलावा ह, तो देख लेते हैं, श श श ह, तो ये हो जाएगा ह, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया आपका चौथा, यही आपका अंतिम है, तो ये सही हो जाएगा ह। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आज के सेशन का लास्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन है, नहीं ये तो गलत है क्योंकि ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। आपको पता है ना कि अंतःस्थ व्यंजन जो होता है, य वर्ग के पहले चारों जो वर्ण होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, आपको बताया ना कि पहले चारों दोस्त अंतःस्थ हैं। दूसरा देखिए, श श श ह अंतःस्थ व्यंजन है, तो नहीं, बिल्कुल ये अंतःस्थ व्यंजन नहीं है और ये ऊष्म व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। क वर्ग में 4 व्यंजन होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन के 30 क्वेश्चन थे जो कि वर्णमाला वाले चैप्टर से मैंने लिया था। आपने कितने सही किए जरूर बताइएगा और आपको ये सेशन कैसा लगा। इससे पहले आपने वर्णमाला चैप्टर कहीं पढ़ा था तो क्या आपको ये सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर हो गए थे, और जो ट्रिक मैंने आपको बताई उच्चारण स्थान की वो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं कोशिश करूंगी कि वर्णमाला से रिलेटेड एक चैप्टर और आप लोगों के लिए लेके आऊं ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, ना कि सिर्फ टीचिंग एग्जाम में, तो आपको कोई समस्या ना हो। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि उच्छिप्त व्यंजन है और भी चीजें हैं जो मैंने नहीं इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन में मेंशन करूंगी आप लोगों के लिए। एक और आपको देखने को मिल सकता है इसका पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन डालूं तो आप तक ये वीडियो पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।